नेपाल का भ्रष्ट प्रधानमंत्री और इस भ्रष्ट प्रधानमंत्री की भ्रष्ट सरकार और उस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने सोचा था कि जनता को कुचलते जाएंगे और वो उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन 8 सितंबर को नेपाल के सैकड़ों जनजी युवा सड़कों पर उतर जाते हैं, अपना खून बहाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद नेपाल में प्रोटेस्ट और भी हिंसक हो जाते हैं और नेपाल के युवाओं द्वारा ओली सरकार को उखाड़कर फेंका जाता है। दोस्तों, नेपाल के इन प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, जिसने एक मामूली से प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया कि नेताओं के घरों को लूटकर जलाया गया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर जूतों से मारा गया, पूर्व पीएम की वाइफ तक को जिंदा जला दिया गया। और यह सब जिसने शुरू किया उसका नाम है सुदान गुरंग। The youth has won the protest, won over the country. The future is ours. सुदान गुरंग हामी नेपाल नाम की एक एनजीओ का फाउंडर है। हामी नेपाल ही वो एनजीओ है जिसने डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके लोगों को इकट्ठा किया था। वीडियोस में बताया गया था कि प्रोटेस्ट में कॉलेज और स्कूल बैग्स के साथ और हो सके तो यूनिफॉर्म में आना है। सुदान ने इस प्रोटेस्ट को नेपाल में हो रही अंधाधुंध करप्शन के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन नेपाल सरकार के ऑर्डर पर कई स्टूडेंट्स पर गोलियां चला दी गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गायब कर दिया गया, जिसके बाद नेपाल में ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा हिंसक बन गए। सुदान गुरंग ने जो वीडियो रिलीज किया था उसमें कुछ डिमांड्स रखी गई थी कि सरकार तुरंत रिजाइन करे और नेपाल की सरकार को अब जनजी द्वारा डिसाइड किए गए लीडर्स ही चलाएंगे। दोस्तों, जिस जनरेशन को लोग अक्सर कहते हैं कि यह जनरेशन तो निकम्मी है, कुछ नहीं कर पाएगी, उसी जनजी ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। छातीमा। आज नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होने वाला विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार, सत्ता का अहंकार और नेपाल की आर्थिक तबाही के खिलाफ हो रहा एक बड़ा आंदोलन है, जिसने नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जनजी द्वारा स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म जैसे रेवोल्यूशनाइज्ड नारे लगाए जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में दुनिया का पहला जनजी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। And they want to control us just like a dictator. आप हत्या हो, यो मैसेकर हो। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। 4 सितंबर की बात है। नेपाल सरकार के द्वारा नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया जाता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। नेपाल सरकार का कहना था कि इन कंपनीज ने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टिव फॉर रेगुलेटिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया एक्ट 2023 के तहत हटाया जा रहा है। जिसके बाद 8 सितंबर को नेपाल के सैकड़ों युवा सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन करते हैं। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर जूतों और डंडों के साथ मारा जाता है, संसद भवन में आग लगा दी जाती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के आवास को जलाकर राख कर दिया जाता है। यह सब होने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं और 12 सितंबर को नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। यानी नेपाल के जनजी युवाओं ने नेपाल में सरकार को गिरा दिया है। हालांकि इस आंदोलन को शुरू करने का काम सोशल मीडिया के बैन ने ही किया है, लेकिन नेपाल में लगातार बढ़ रही करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि सरकार केवल अपनी सत्ता और एरिस्टोक्रेसी को बचाने में लगी है। नेपाल में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर थी। नेपाल के 20% युवा बेरोजगार थे। दोस्तों, नेपाल में 2008 से डेमोक्रेसी है और 17 साल के अंदर नेपाल में 3 सरकारें आई हैं और तीनों पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला लिया तो यह जनता के गुस्से की एक चिंगारी बन गया और नेपाल के बदतर हालात आज सबके सामने है। दोस्तों, आज नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है,
सबसे पहले भारत के लिए बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल बन सकती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है और लाखों लोग रोजगार, व्यापार और रिश्तेदारी के लिए दोनों तरफ आते जाते हैं। यानी अगर ये प्रोटेस्ट और बढ़े तो इसका असर भारत पर भी दिखेगा। अगर आने वाले समय में नेपाल की स्थिति और खराब होती है तो सीमा पर से इलीगल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, रेफ्यूजीज का दबाव बढ़ सकता है और स्मगलिंग जैसी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, नेपाल के जेनजी केवल करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो मॉडर्न एजुकेशन, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स और रोजगार की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत स्कॉलरशिप, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड में नेपाल के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर भारत नेपाल के जेनजी, जो कि वहां के युवा हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में हेल्प करता है तो यह दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा और चाइना के प्रभाव को भी कम कर देगा। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिलेशन ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है और धार्मिक आधार पर भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भारत नेपाल के रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती आई है। यहां भारत को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने के बजाय डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी का समर्थन करना होगा, क्योंकि नेपाल एक बार फिर से मोनार्की की तरफ जा रहा है, जो शायद भारत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि नेपाल के जेनजीज अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नेपाल की स्थिति कैसी रहती है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।